तो अब हम लोग पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो पहले आप एक सिचुएशन को समझिए। मैं आपको टॉपिक जो पढ़ाने जा रहा हूं वो आपकी एक्सरसाइज में आर्टिकल 4D पढ़ता है, ठीक है। आर्टिकल 4D, ठीक है। आर्टिकल 4D को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी हम आपको सिर्फ डायग्राम पे दिखाएंगे सारी चीजें, फिर डेफिनेशन के लिए अलग से हेडिंग डलवा के हम डेफिनेशन लिखवाएंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको एक सिचुएशन देखनी पड़ेगी। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन में हमारे पास पानी है, ढेर सारा पानी ले लीजिए या कोई भी डेंसर मीडियम ले लीजिए। बस इतना याद रखिएगा कि इधर डेंसर होना चाहिए, ऊपर रेयर होना चाहिए, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ लोकेटेड होगा? ऑब्जेक्ट लोकेटेड होगा डेंसर मीडियम के अंदर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? डेंसर मीडियम के अंदर, ठीक है। तो अगर आप एक लाइट रे सीधे बनाते हैं, ठीक है, तो सीधे आर पार चली जाएगी विदाउट डेविएट किए हुए, क्योंकि जब भी लाइट सरफेस के 90 डिग्री पे टकराती है तो अनडेविएटेड पास हो जाती है। ये बात अभी से याद रखिए क्योंकि इस पूरे टॉपिक में ये बात बहुत काम आएगी, ठीक है। जब भी लाइट किसी सरफेस के नॉर्मली उसके ऊपर गिरे तो हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हुए चली जाएगी, ठीक है। अब बनी बात है, एक ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे तो निकलती नहीं, करोड़ों की तादाद में निकलती है, ठीक है। इसलिए हम एक और लाइट रे बना सकते हैं। बनाया, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट ए है तो इसको मैंने बी मान लिया। अब ये बी पॉइंट है तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि लाइट डेंसर से रेयर पे जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 0 था और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो था वो भी कितना था? 0 था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल आ गया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 भी थोड़ी बहुत वैल्यू है और करस्पॉन्डिंगली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 भी थोड़ी बहुत वैल्यू होगी, ठीक है। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ होता है वो ये कहता है कि अगर आप I का वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो R का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। ये अलग बात है कि बच्चे इस बात को समझते नहीं हैं, ठीक है। साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू, दैट इज अ कांस्टेंट। बहुत ध्यान समझिएगा, सेकंड लॉ कोई बहुत अच्छे समझता नहीं। सेकंड लॉ यही था, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप लिख सकते हैं इसको साइन I बराबर म्यू टाइम्स ऑफ साइन R लिख सकते हैं। म्यू अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हटाएंगे तो इक्वल की जगह क्या आएगा? प्रोपोर्शनैलिटी होता है, कर सकते हैं भाई। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो इक्वल लगा के कांस्टेंट लगाते हैं, तो अगर आप कांस्टेंट हटाएंगे तो इक्वल जगह प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा। अगर साइन साइन भी हटा दीजिए तो क्या आ गया? I प्रोपोर्शनल R। यही है अंतरात्मा किसकी? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। आई बात समझ में? यानी ये लॉ ये कहता है कि I की वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे तो R की वैल्यू भी उतनी ही बढ़ेगी। वही मैं दिखा रहा हूं कि आपने I का वैल्यू बढ़ाया तो R का वैल्यू भी बढ़ा। अब आप अगली रे जो बना रहे हो ऑब्जर्व करिए, अब वो जो एंगल है वो पहले से ज्यादा है, तो अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी पहले से ज्यादा है। I2 है, सॉरी ये I3 हो गया और ये R3 हो गया। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गई बात? तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये बताता है, बाय द वे, ना लोग सुनना पसंद करें ना पढ़ना पसंद करें। खैर आगे बढ़ते हैं। तो एक वक्त ऐसा आएगा, एक रे कोई ना कोई ऐसी जरूर होगी, एक वक्त नहीं आएगा, ये सारी रेज एक साथ चल रही है, तो कोई ना कोई रे ऐसी जरूर होगी जो सरफेस पे गिरेगी तो एक ऐसा एंगल होगा वो जिस पर वो सरफेस को एकदम ग्रेज करते हुए उसकी रिफ्रैक्टेड रे चली जाएगी। नहीं समझे? यानी आप देखिए ना, एंगल बढ़ता जा रहा है तो ये रे एक तरीके से लेटती चली जा रही है, तो अल्टीमेटली एक एंगल ऐसा जरूर मिलेगा जिसपे लाइट रे एकदम लेट जाएगी। यानी उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो जितना एंगल ये है जिस पर लाइट यहाँ पे गिरी है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसी एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। आई बात समझ में? तो जब लाइट डेंसर मीडियम से ट्रेवल करते हुए रेयर मीडियम की तरफ चलती है, पहला पॉइंट, जब लाइट डेंसर मीडियम से ट्रेवल करते हुए रेयर मीडियम की तरफ चलती है
तो जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे वो गिरती है, सो दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। या ये कह दें कि रिफ्रैक्टेड रे ग्रेजेस द सरफेस, ग्रेजेस द सरफेस हो जाए, ठीक है, तो उस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यानी डेंसर मीडियम पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिस पर रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री एंगल बना दे, उसे क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। आगे की बात करते हैं, क्रिटिकल एंगल की बात हो गई, अब बात करते हैं TIR की, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम और बड़ा कर देते हैं, इसको समझिएगा। अब मैंने क्या कहा, सैकड़ों करोड़ों की तादाद में लाइट रेस निकलती हैं। एक और बना लेते हैं, क्या क्या जाता है अपना, एक लाइट रे ये बना दी। तो अब आप नोटिस करेंगे कि अगर ये नॉर्मल है तो अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो गया है, ठीक है। आई बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसमें आई एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादा ही होगा। इस सिचुएशन में क्या होता है, ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि लाइट रे उसी मीडियम में, यानी उसी डेंसर मीडियम में वापस आ जाती है, उसी डेंसर मीडियम में वापस आ जाती है। तो ये जो फिनोमेना हो रहा है इसी को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ना कि रिफ्रैक्शन। द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन होता है। तो उसी मीडियम में वापस आके दैट इज इट इज रिफ्लेक्शन, TIR इन शॉर्ट। रिफ्लेक्शन होता है तो एंगल I इक्वल टू एंगल R भी होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। यानी अगर ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस I5 है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी किसके बराबर होगा, I5 के बराबर होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं। यानी रिफ्लेक्शन जब भी होगा बराबर एंगल लगा के होगा। क्लियर हो गया, तो सब कुछ इस डिस्कशन में क्लियर हो जाता है। पहला क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द डेंसर इंटरफेस at which if a light ray is incident then the refracted ray grazes the surface or refracted ray makes 90 degree angle with the normal, ठीक है। ये क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन। TIR की डेफिनेशन क्या है, when light travels from denser medium to rarer medium and strikes the interface at an angle of incidence greater than critical angle then it bounces back into the same denser medium. This phenomena is called total internal reflection. अगला सवाल, व्हाट आर द टू नेसेसरी कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, हम भी पूछते हैं, ठीक है। टू नेसेसरी कंडीशंस आर, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, नंबर 1 इट इज कंपलसरी, ठीक है। एंड सेकंड इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर इंटरफेस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ओके, कॉपी कर लीजिए पहले, हैंड डालिए क्रिटिकल एंगल, डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल लिखवा दे रहे हैं, लिखिए। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, critical angle is the angle of incidence in the denser medium corresponding to which critical angle is the angle of incidence in the denser medium corresponding to which the angle of refraction in the rarer medium corresponding to which the angle of refraction in the rarer medium corresponding to which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree, is 90 degree. ओके, अब आपको फॉर्मूला डिराइव करा देते हैं क्रिटिकल एंगल का, ठीक है। तो इसको रब करते हैं, तो चलो यहीं के ऊपर थोड़ी सी जगह है, बना देते हैं। यहां पे हम लोग करने जा रहे हैं डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिकल
एंगल, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल कहाँ पाया आपने? यहाँ, इस जगह क्रिटिकल एंगल आपको यहाँ मिला है। तो अगर मैं इस पॉइंट को P मान लूँ, जहाँ पे आपने डायग्राम पहले बनाया वहां पे P मेंशन कर लीजिए। यहाँ पे अगर इस पॉइंट को मैं P मान लूँ तो मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ, क्योंकि हो तो अल्टीमेटली रिफ्रैक्शन ही रहा है ना, रिफ्लेक्शन तो इसके बाद शुरू हुआ। यानी यहां तक P पॉइंट तक अपने पास व्यवस्था है कि हम लोग क्या लगा सकते हैं? स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। चिल्ला चिल्ला के हमने बताया था कि कभी भी अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और अपने रास्ते से डेविएट हो जाए तो स्नेल्स लॉ लगेगा, ये पक्का है। ठीक है, तो कुछ और बात बता देते हैं। म्यू अगर यहाँ पे लिखा है तो ये अंडरस्टूड है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। चलिए लगाते हैं स्नेल्स लॉ। तो यूजिंग, मतलब बताने की आवश्यकता नहीं होती, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट P पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि यहाँ पे क्रिटिकल एंगल है कि नहीं है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंगल कितना है 90 डिग्री, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का होता है जिसमें लाइट जा रही है। किसमें जा रही है? लाइट रेयर मीडियम में जा रही है विद रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम जहां से लाइट आ रही है। लाइट कहां से आ रही है? लाइट डेंसर मीडियम से आ रही है। मुद्दा उल्टा हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें डेंसर का रेयर के रिस्पेक्ट में पता है और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर का डेंसर के रिस्पेक्ट में हो गया। तो हमने आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इस्तेमाल करके इसका रिवर्स फॉर्मूला भी बताया। ठीक है, तो साइन थीटा सी अपॉन साइन 90 का वैल्यू हो गया 1। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। इस हिसाब से ये बन गया साइन थीटा सी बराबर 1 अपॉन म्यू। ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है इन रिलेशन टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आगे हेडिंग डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, फॉर्मूले को देख के साफ साफ अंदाजा लग रहा है कि क्रिटिकल एंगल हर उस चीज पे डिपेंड करेगा जिस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, बट उल्टा। मतलब जिस चीज में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिस भी चीज पे डिपेंड करता है, सपोज एग्जांपल के तौर पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ऐसे ऐसे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? इतना तो पता ही है ना कि वेवलेंथ कॉची रिलेशन से वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर म्यू लैम्डा से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डेफिनेटली लैम्डा क्रिटिकल एंगल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी यहां से तुरंत खेल खेल में एक बात निकल के आ गई, जिस कलर का वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उस कलर के लिए क्रिटिकल एंगल भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी अगर मीडियम सेम है लेकिन आपने अलग अलग कलर की लाइट डाली है तो उनके लिए भी क्रिटिकल एंगल क्या होगा? अलग अलग ही होगा। ठीक है, अभी तो हम ये मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं। इस डायग्राम को भी मैंने नहीं मिटाला क्योंकि बहुत कुछ बताना है अभी हमको इसमें। अभी हमने सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करी है। ठीक है, अगर पॉलीक्रोमेटिक लाइट हो तो हमें हर कलर के लिए अलग अलग क्रिटिकल एंगल देखना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो हमने डाली थी फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल। चलो हम लिखवा दे रहे हैं जैसा बुक में लिखा हुआ है। बाकी जो सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी है वो मैंने बता दिया आपको कि क्रिटिकल एंगल हर उस बात पर डिपेंड करेगा जिस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, लेकिन उल्टा। ठीक है, लिखिए क्रिटिकल एंगल फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, critical angle for a given pair of media, critical angle for a given pair of media depends on, critical angle for the given pair of media depends on
depends on the following two factors. Number one, color और wavelength of light. कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो कि भी डिस्कस कर ही दिया खेल खेल में. कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट. दूसरा टेम्परेचर. ठीक है, तो दोनों को एक एक करके हम लिखवा रहे हैं. ठीक है, तो पहला हेडिंग डाल दीजिए, डिपेंडेंस ऑन कलर, dependence on the color of light or wavelength. Dependence on the color of light or wavelength. ठीक है, सामने दिख रहा है कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, तो लिखिए for the light of larger wavelength, for the light of larger wavelength, critical angle will be more. Critical angle will be more and vice versa. ठीक है, जुगाड़ के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कहीं पे ब्रैकेट में नीचे कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. तो इससे हमने क्या निकाल लिया कंक्लूजन कि म्यू से लैम्डा अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्रिटिकल एंगल लैम्डा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. नोट कर लीजिए इसको. अगला लिखिए, डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर. डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर. डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर. डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर. ठीक है, इसमें भी देख लीजिए, क्रिटिकल एंगल टेम्परेचर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. टेम्परेचर बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है. सुनिए, उल्टा बोल दिया, मतलब क्रिटिकल एंगल बोल दिया. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है. तो हम सीधा सीधा सिद्धांत क्या समझ रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में 36 का आंकड़ा है. यानी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्रिटिकल एंगल टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. आई बात समझ में? तो लिखिए, इफ टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस, if temperature of the medium increases, if temperature of the medium increases, comma, critical angle also increases, comma, critical angle also increases, critical angle also increases, and vice versa, या vice versa जो भी कहें. क्रिटिकल एंगल ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. ठीक, आई बस में एक नोट लिख लीजिए, केवल एक ही क्रिटिकल एंगल याद कर लीजिए. वैसे तो क्रिटिकल एंगल हमेशा दिया जाएगा, लेकिन फिर भी लिखिए, फॉर एयर ग्लास इंटरफेस क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्री. फॉर एयर ग्लास इंटरफेस critical angle is 42 degree. For air glass interface critical angle is 42 degree. ठीक है, ये काम आएगा आगे. आगे हेडिंग डालिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिख लीजिए. डेफिनेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. Definition of total internal reflection. लिखिए, when a ray of light traveling in a denser medium, when a ray of light traveling in a denser medium
when a ray of light traveling in a denser medium, comma, is incident, comma, is incident, comma, is incident at the surface of a rarer medium, is incident at the surface of a rarer medium at the angle of incidence, at the angle of incidence greater than the critical angle, at the angle of incidence greater than the critical angle for the pair of media, for the pair of media, media is a plural of medium, है ना, comma the ray, comma the ray is totally reflected back, the ray is totally reflected back, the ray is totally reflected back into the denser medium, totally reflected back into the denser medium. Full stop. This phenomena is called total internal reflection. This phenomena is called total internal reflection. Heading डालिए essential conditions for the total internal reflection. Essential conditions for the total internal reflection mark कर दीजिए, very important. वजह सब कुछ इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी essential conditions for the total internal reflection. Essential conditions for the total internal reflection. दो कंडीशन essential होती हैं. देखिए, there are following two necessary conditions. There are following two necessary. There are following two necessary. There are following two necessary conditions for TIR. There are following two necessary conditions for TIR. ठीक है, नंबर 1 लिखते चले जाइए इसमें. The light must travel from denser to rarer medium. The light must travel from denser to rarer medium. The light must travel from denser to rarer medium. Full stop. नंबर 2 लिखिए. The angle of incidence must be greater than. The angle of incidence must be greater than. The angle of incidence must be greater than. The critical angle must be greater than the critical angle for the pair of media. For the pair of media. And the angle of incidence must be greater than the critical angle for the pair of media. ओके, तो ये फिनिश हुआ, बाकी अगली क्लास में.